नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने दूसरे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के 9वें भाग को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस 9वें भाग का नाम है गाँव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो आज हम इस भाग में विशेषकर गांवों, कस्बों और नगरों में किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। बिल्कुल, लगभग जितने भी समाज व्याप्त हैं उनका वर्गीकरण ग्रामीण समाज या फिर नगरीय समाज के रूप में किया जाता है। इसलिए जीवन की दशाएं तथा सामाजिक संगठन के रूप इन क्षेत्रों में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और इस कारण ही जो जीवन की दशाएं हैं किसी विशेष क्षेत्र में या फिर सामाजिक संगठन के रूप हैं, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में दोनों में ये एक दूसरे से काफ़ी अलग पाए जाते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र की जीवन की दशाएं नगरीय क्षेत्र की जीवन की दशाओं से अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के जो सामाजिक संगठन जिस प्रकार का वहाँ दिखने को मिलता है वो नगरीय क्षेत्र के सामाजिक संगठन से काफ़ी अलग होता है। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी सामाजिक व्यवस्था के रूप इन सभी क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं यानी उपस्थित होते हैं और अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार जो यहाँ पर पाए जाते हैं उन सबको समझना आवश्यक है। हम सब मानते हैं कि एक गांव, कस्बा अथवा नगर का अर्थ क्या है, परंतु क्या हम ठीक तरह से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं? जब हम एक शब्द सुनते हैं गांव या कस्बा या नगर, तो हम सभी जानते हैं कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इनमें कुछ विशेष अंतर पाए जाते हैं, इनका अपना अपना अर्थ होता है। लेकिन क्या हम ठीक तरीके से इनके मध्य अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गाँव का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ, जहां खानाबदोशी जीवन की पद्धति जो शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब गांवों के उद्भव की बात होती है कि किस प्रकार से गांवों का अस्तित्व शुरू हुआ, तो ये माना जाता है कि सामाजिक संरचना जो उस काल में व्याप्त थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जैसे कि खानाबदोशी जो जीवन की पद्धति हुआ करती थी, भोजन संकलन, शिकार, अस्थायी कृषि, इन सब के तुलना में धीरे धीरे जब स्थायी कृषि व्याप्त होने लगी वैसे वैसे ही गांव उद्भव में आए या गांवों की उत्पत्ति होने लगी। स्थानीय कृषि अथवा कृषि का वह रूप जहां जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता के साथ सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। तो बिल्कुल स्थानीय कृषि या ऐसी कृषि जिसमें कि जीविकोपार्जन के लिए यानी जीविका के अर्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना नहीं पड़ता है, एक ही स्थान पर रह करके जीविका का अर्जन संभव हो पाता है। तो इस स्थानीय कृषि के साथ ही धीरे धीरे एक प्रकार का जो सामाजिक परिवर्तन है वो बढ़ा या सामाजिक संरचना में विशेष प्रकार का परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। धीरे धीरे क्या होने लगा, भूमि निवेश होने लगा, कई सारी तकनीकी खोजें हुई, कई सारे यंत्र बनाए गए, कृषि से संबंधित औजार बनाए गए और इनके फलस्वरूप ही कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना भी शुरू हुई। यानी जितना उत्पादन किसी कृषि करने वाले परिवार के लिए काफ़ी हो उससे ज़्यादा उत्पादन, ताकि उस उत्पादन को बेचा जा सके। तो इस प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन की संभावना उत्पन्न हुई और उसने सामाजिक जो अस्तित्व था कृषि का उसके लिए उसे अपरिहार्य बना दिया। अतः स्थायी कृषि का अर्थ हुआ संपत्ति का जमाव संभव था जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। तो बिल्कुल स्थायी कृषि का जो वास्तविक अर्थ हुआ वो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे संपत्ति का
संपत्ति का जमाव जो था वो संभव हो पाया, और इसके कारण ही समाज में सामाजिक विषमताएं भी बढ़ने लगी। जिन लोगों की स्थायी कृषि हुआ करती थी, अच्छा उत्पादन हुआ करता था, धीरे धीरे उनमें संपत्ति को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, और इस प्रकार समाज के कुछ विशेष वर्ग जो हैं वो संपन्न होते गए और कुछ वर्गों में ऐसी संपन्नता नहीं आ पाई, यानी सामाजिक विषमताएं धीरे धीरे व्याप्त होती गईं। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया, और उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उच्च श्रम विभाजन होने लगा, यानी प्रत्येक कार्य विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, विशिष्ट श्रमिक द्वारा ही किया जाएगा, जैसे जैसे श्रम विभाजन की संभावना बढ़ी वैसे वैसे व्यावसायिक विशिष्टता की जो आवश्यकता थी वो उत्पन्न होने लगी, यानी लोगों को अब विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाने लगा विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गांव के उद्भव को एक आकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। तो ये सभी जो परिवर्तन जिनकी अभी हमने चर्चा की, इन सब ने मिलकर के गांव के उद्भव को एक विशेष आकार दिया, एक विशेष स्वरूप दिया, जहां लोगों का निवास एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। यानी गाँव की हम बात कर रहे हैं, अब गाँवों में एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन देखने को मिलने लगा। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार हैं, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। तो यदि हम आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भों में बात करें तो ग्रामीण और नगरीय बसावट जो है उसे दो मुख्य आधारों पर अलग अलग किया जाता है। ये दो मुख्य आधार क्या हैं? तो पहला है जनसंख्या का घनत्व। निश्चित ही नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम होता है। और दूसरा आधार है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। तो हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात काफ़ी ज़्यादा होता है, और नगरीय क्षेत्रों में ऐसी कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात उनसे काफ़ी कम होता है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी तुलना में नगरीय क्षेत्रों में यह अनुपात काफ़ी कम होता है। बाह्य आकृति के विपरीत आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते। बड़े गांव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। यदि हम बाह्य आकृति की बात करें तो यह संभव नहीं है कि सिर्फ आकार के आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अंतर कर पाएँ। क्यों? क्योंकि बड़े गांव भी होते हैं, यानी बड़े गांवों का अस्तित्व होता है, और इसी प्रकार कुछ छोटे शहरों का अस्तित्व भी होता है, और इस कारण से सिर्फ जनसंख्या के आधार पर इन बड़े गांवों को छोटे शहरों से अलग करना कठिन होता है। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गांव। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि शहरों और नगरों में विशेषकर जनसंख्या का जो घनत्व होता है ये काफ़ी अधिक होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की जो संख्या है, या हम कह सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की संख्या। अब हम बात करते हैं कि इनकी तुलना में गाँव में ये संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर काफ़ी कम होती है, या किसी भी क्षेत्र विशेष को हम इकाई के रूप में लें तो गाँव में जनसंख्या का घनत्व तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। यद्यपि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गाँवों का विस्तार तुलनात्मक रूप में अधिक बड़े क्षेत्र में होता है। तो बिल्कुल यदि लोगों की संख्या की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से हम देखते हैं तो गाँव हमें छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन विस्तार की दृष्टि से हम देखते हैं तो गाँव का विस्तार तुलनात्मक रूप से नगरों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। शहरों तथा नगरों से गाँव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। तो बिल्कुल जो दूसरा आधार है वो यही है कि जो शहर और नगर होते हैं वहाँ जो
क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, वो पूर्णतः कृषि आधारित नहीं होते हैं। लेकिन गांव में जो कृषिजन्य क्रियाकलाप हैं, ये बड़ी जनसंख्या की जीविका का आधार होते हैं। तो वहाँ पर बड़े भाग पर कृषिजन्य क्रियाकलाप किए जाते हैं। यहाँ लगभग संपूर्ण जनसंख्या कृषिजन्य क्रियाकलापों में किसी न किसी प्रकार जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में, गाँव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। तो बिल्कुल यही बात हम अभी कर रहे थे कि गांव की आबादी का या जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि जन्य जो व्यवसाय होते हैं या कृषि संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश वस्तुएं जो लोगों की आय का स्रोत बनती हैं वे कृषिजन्य उत्पाद ही होते हैं। मुख्यतः कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। यदि हम कस्बे और नगर में अंतर करना चाहें तो यह वास्तव में एक प्रशासनिक परिभाषा का विषय बन जाता है। एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं जहां अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। तो बिल्कुल एक कस्बा और एक नगर मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में एक ही जैसे होते हैं, वहां व्यवस्थापन एक ही प्रकार का होता है। इनका जो अंतर है वो सिर्फ इनके आकार के आधार पर ही होता है। एक शहरी संकुल शब्द जो जनगणना तथा कार्यालयी रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होते हैं। तो एक शहरी संकुल की हम बात करते हैं। शहरी संकुल जो शब्द है, आपको ध्यान रखना है कि ये जनगणना के दौरान और कार्यालयी रिपोर्टों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो शहरी संकुल क्या होता है? एक ऐसा नगर होता है जिसके आसपास जो उपनगरीय क्षेत्र है वो विद्यमान होता है और उपाश्रित व्यवस्थापन वहाँ पर देखने को मिलता है। महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन जो एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं। तो ये इसी प्रकार एक जो शब्द का उपयोग आता है ऐसी जनगणना कार्य में या कार्यालयी रिपोर्ट के दौरान, वह है महानगरीय क्षेत्र। महानगरीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक से अधिक नगर शामिल होते हैं या फिर एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन शामिल होता है जो कि अक्सर एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होता है। जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में देखी जा रही है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आधुनिक समाज विकसित हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी देशों में देखी जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। तो बिल्कुल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों की तरफ जाने लगता है, नगरों में रहने लगता है। अधिकांश विकसित देश ज़्यादातर नगरीय हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो विकसित देश हैं उनमें से अधिकतर ज़्यादा नगरीय देश हैं, यानी वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। तो विकासशील देश जितने भी हैं वहाँ भी नगरीकरण के प्रति पिछले कुछ समय से काफ़ी रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मध्यम हो सकता है। अगर कोई विशेष कारण न हो तो इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। ये जो रुझान है नगरीकरण की तरफ, ये कुछ देशों में काफ़ी तीव्र है जबकि कुछ देशों में यह थोड़ा मध्यम देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई विशेष कारण उत्पन्न ना हो तो इस प्रकार के नगरीकरण संबंधी परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। अधिकांश संदर्भों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। तो अधिकांश संदर्भों में या अधिकांश देशों में, अधिकांश क्षेत्रों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार ये होगा कि संसार की जो नगरीय जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी, यानी कि संसार में कुल नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिक हो जाएगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1951 में 17% से थोड़ा ज़्यादा था। यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारे भारतीय समाज में भी इस नगरीकरण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है और यह नगरीकरण अब काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद की हम बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत था 1901 में 11% से थोड़ा सा कम पाया गया, जबकि 1951 में यानी कि आज़ादी के तुरंत दौरान 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो 1951 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि उस समय 17% से कुछ अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती थी। 2001 की जनगणना के अनुसार अब 28% के करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। वहीं हम बात करते हैं 2001 की जनगणना की, तो उस जनगणना के अनुसार अब नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 28% हो चुका था। और 2011 की जो सबसे नवीन जनगणना अभी हमारे पास मौजूद है, उस जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 35% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इस 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 35% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि निश्चित ही अब और भी बढ़ चुका होगा। ये प्रतिशत हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार देख रहे हैं और आज क्योंकि अभी हमारी जनगणना होनी बाकी है, निश्चित ही यह प्रतिशत और भी अधिक हो चुका होगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो भाग है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। हम हमारे इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।